ये कीनिया में रहने वाले 84 साल के किमानी हैं और इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि ये पढ़ लिख सकें। लेकिन इनकी ये ख्वाहिश पूरी होना आसान नहीं, लेकिन उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये देखने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीनिया की गवर्नमेंट रेडियो के जरिए ऐलान करती है कि वो अपने तमाम शहरियों को मुफ्त एजुकेशन देंगे और अपने बच्चों को मुफ्त की एजुकेशन दिलाने के लिए वहाँ बच्चों की भीड़ जमा हो गई। मगर उसी वक्त वहाँ कुछ अनोखा हुआ। इन सैकड़ों बच्चों के दरमियान एक बूढ़ा आदमी भी था और ये वहाँ पर खुद दाखिले के लिए आया था और ये केमानी था। वहाँ पर उसकी मुलाकात स्कूल की प्रिंसिपल जेन से होती है और जब जेन को पता चलता है कि केमानी यहाँ पर दाखिले के लिए आया है तो वो उसे बताती है कि ये स्कूल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। लेकिन केमानी का कहना था कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो अपने तमाम शहरियों को मुफ्त एजुकेशन देगी, इसलिए वो इस स्कूल में दाखिले का अहल है। इस मौके पर वहाँ मौजूद दूसरे टीचर एल्फ्रेड ने कहा कि अगर हम केमानी को यहाँ पर एडमिशन दे देंगे तो बच्चों के पेरेंट्स इस पर एतराज करेंगे। ये सुनकर केमानी वहाँ से चला गया। अगले दिन स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। ये अचानक एल्फ्रेड जेन को बुलाने आता है क्योंकि बाहर एक दफा फिर केमानी आया था। लेकिन इस मौके पर एल्फ्रेड उसे कहता है कि स्कूल में एडमिशन के लिए उसके पास यूनिफॉर्म, शूज और कॉपी पेंसिल होने चाहिए, जो कि केमानी के पास नहीं है और इनके बगैर किसी को भी स्कूल में नहीं लिया जाएगा क्योंकि अगरचा एजुकेशन मुफ्त है मगर इन चीजों का इंतजाम स्टूडेंट्स को खुद करना है। एल्फ्रेड जानता था कि केमानी की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए वो कभी भी इन चीजों का इंतजाम नहीं कर सकेगा। और एल्फ्रेड के जाने के बाद जेन केमानी से पूछती है कि वो इस उम्र में स्कूल में एडमिशन क्यों चाहता है, तो केमानी उसे कहता है कि बस वो पढ़ना और लिखना चाहता है। इसके बाद दुखी केमानी वापस घर चला जाता है, लेकिन केमानी हिम्मत करता है और उसके पास कुछ मुर्गियां थीं, वो उन्हें बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता है। इसके बाद वो कुछ कपड़े खरीदता है और उन्हें खुद ही सी लेता है और इसके बाद वो अपने पुराने जूते साफ करता है और अगले दिन एक दफा फिर केमानी तमाम जरूरतें पूरी करके स्कूल के लिए निकलता है। और केमानी जब स्कूल के गेट तक पहुंचा तो वहाँ उसे एल्फ्रेड और जेन नजर आए और जेन ये देखकर हैरान रह गई कि केमानी स्कूल में एडमिशन के लिए इतना ज्यादा सीरियस है और आखिरकार वो केमानी के जज्बे से इम्प्रेस होकर उसे स्कूल के अंदर आने देती है। इस मौके पर एल्फ्रेड का कहना था कि केमानी को स्कूल में लेने से उनके लिए परेशानी होगी, मगर इसके बावजूद जेन केमानी को पढ़ाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन केमानी के जज्बे को देखकर उसे एडमिशन देने के फैसले पर जेन को दिल ही दिल में खुद भी खुशी थी। इसके बाद हम जेन और उसके हस्बैंड को देखते हैं और जेन का हस्बैंड चाहता है कि वो लोग शहर जाकर आबाद हो जाएं, लेकिन जेन को अपने स्कूल की फिक्र थी और वो अपने स्कूल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। केमानी अपनी क्लास में सब बच्चों से प्यार से बात करता है और वो बच्चों में घुल मिल जाता है। आज पहली बार केमानी स्कूल आया था, इसलिए उसे पेंसिल पकड़ना भी नहीं आती थी और जेन ये देखकर समझ जाती है और उसे पेंसिल पकड़ने का तरीका बताती है। और केमानी आज पहली बार कुछ लिखने की कोशिश करने पर बहुत खुश था और छुट्टी के वक्त एक बच्चे का बाप केमानी को देखता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि केमानी भी स्कूल से आ रहा है, इसलिए वो अपने बेटे से इस बारे में पूछता है और उसका बेटा बताता है कि केमानी उसकी क्लास में पढ़ता है और ये बात उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसके बच्चे की क्लास में एक बूढ़ा आदमी हो। उधर रास्ते में मिलने वाले तमाम लोग भी केमानी का मजाक उड़ाते हैं, मगर केमानी उनकी कोई परवाह नहीं करता और घर आकर स्कूल में जो भी पढ़ाया गया था वो सब लिखने की प्रैक्टिस करता है। और रात को कोई आदमी केमानी के दरवाजे पर आकर उसे धमकी देता है कि वो आइंदा स्कूल ना जाए क्योंकि स्कूल छोटे बच्चों के लिए होता है, उस जैसे बूढ़े आदमियों के लिए नहीं। अगले दिन क्लास में जेन मैथ के बारे में पढ़ा रही थी, लेकिन केमानी उस दिन कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो रात वाले वाकये से परेशान था और इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। और जब जेन उसे बोर्ड पर आकर लिखने को कहती है तो वो उसकी बात सुन नहीं पाता और ऐसा लग रहा था कि वो सुन और समझ नहीं पा रहा कि जेन क्या कह रही है। उसी वक्त एल्फ्रेड आता है और तमाम बच्चों की कॉपीज चेक करता है और जब वो केमानी के पास आता है तो वो देखता है कि पेंसिल की टिप खत्म हो गई है और ये देखकर वो केमानी को पास रखे शार्पनर से पेंसिल को शार्प करने के लिए कहता है। और यहीं पेंसिल को शार्प करते हुए एक फ्लैशबैक में केमानी को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कीनिया एक गुलाम देश था और एक दफा केमानी को किसी सजा के तौर पर पेंसिल उसके कान में घुसा दी गई और यही वजह है कि केमानी को आज भी उस कान से सुनाई नहीं देता और ये याद आने पर केमानी की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर जेन उसे बाहर लेकर जाती है और वो उससे उसकी हालत की खराबी की वजह पूछती है, मगर केमानी उसे कुछ नहीं बताता और खामोशी से वहाँ बैठा रहता है। अगले दिन स्कूल में बच्चे केमानी के हाथ में
पहने हुए करे के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि वो कभी गुलाम था और ये करा गुलामी की एक निशानी है जिस पर गुलाम का नंबर लिखा होता था। इसके बाद केमानी की कहानी सुनने के लिए कई बच्चे उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और ये देखकर एल्फ्रेड परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि यकीनन केमानी की वजह से उन पर कोई मुसीबत जरूर आएगी। और वक्त गुजरने के साथ साथ केमानी पढ़ाई में बेहतर होता जा रहा था और इसके साथ साथ वो मशहूर भी होता जा रहा था, क्योंकि एक दिन रेडियो के ऊपर केमानी के बारे में खबर चली और एक दिन स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है। ये देखकर केमानी एक बच्चे को मारता है और उसे ऐसा करता देखकर टीचर वहाँ जल्दी से पहुंच जाते हैं, लेकिन किस्मत से उसी वक्त वहाँ पर स्कूल काउंसिल से प्रोटो नाम का एक आदमी आ जाता है और उसने भी ये सब कुछ देख लिया था। वो पहले ही केमानी के स्कूल में पढ़ने से नाराज था और उसके ऊपर उसने ये लड़ाई भी देख ली, इसलिए वो फौरन जेन से कहता है कि केमानी को स्कूल से निकाल दे और केमानी को बड़े बच्चों के स्कूल में भेज दे। जेन इस मौके पर केमानी की हिमायत करती है और वो कहती है कि उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। असल में प्रोटो का ताल्लुक उस ट्राइब से था जो अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे, जबकि केमानी का ताल्लुक उस ट्राइब से था जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी के लिए जंग लड़ी थी। और प्रोटो की बातें सुनकर केमानी भी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि प्रोटो का इस आजादी में कोई किरदार नहीं है, बल्कि उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी ही की है, बल्कि इन लोगों की वजह से ही कीनिया गुलाम बना। यहाँ जेन केमानी को समझाने की कोशिश करती है कि अब वो आजाद हैं और अब सिर्फ एक कीनिया है जो कि उनके ट्राइब से बड़ा है। और वो कहती है कि शायद केमानी ने जंग के लिए कभी लड़ाई की ही नहीं, क्योंकि अगर शायद वो जंग के लिए लड़ा होता तो वो पहले ही मर चुका होता। इस पर केमानी अपनी कहानी उन्हें बताता है कि उसकी बीवी और दो बच्चों को अंग्रेजों ने उसके सामने मार दिया और ये सुनते ही जेन खामोश हो जाती है। और इसके बाद जेन केमानी की मदद के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिस जाती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है क्योंकि मिनिस्टर का भी ये कहना था कि ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के लिए है। इस वजह से मायूस जेन केमानी को ये खबर बताती है कि अगर उसे पढ़ना है तो उसे बड़े बच्चों के स्कूल जाना होगा और ये स्कूल शहर में है। और क्योंकि केमानी के पास पैसे नहीं है, इसलिए उसे कई किलोमीटर पैदल चलकर शहर के स्कूल जाना पड़ता है। शहर का स्कूल गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग है और इस स्कूल के बच्चों में पढ़ाई को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है और वो हर वक्त शरारतें करते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो भी केमानी के लिए बहुत ज्यादा एडवांस है, क्योंकि केमानी तो अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ना लिखना शुरू किया है। स्कूल से वापस आने के बाद वो एक दफा फिर जेन से मिलता है और वो उसे कहता है कि वो उस स्कूल की एडवांस पढ़ाई नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक दफा फिर स्कूल आने दे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ना लिखना सीखना चाहता है। यहीं पर वो बताता है कि उसे सालों पहले प्रेसिडेंट की तरफ से एक लेटर मिला था और वो उसे पढ़ नहीं सकता और इसीलिए वो पढ़ना सीखना चाहता है ताकि वो इस लेटर को पढ़ सके। ये सुनकर जेन एक दफा फिर केमानी की हेल्प करने के लिए प्लूटो से बात करती है, मगर प्लूटो इस बात के लिए नहीं मानता और मायूसी में केमानी वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में केमानी बच्चों को अलविदा कहने के लिए आता है, लेकिन इस मौके पर जज्बाती होकर जेन उसे स्कूल में वापस एडमिशन दे देती है। और जेन का प्लान ये था कि वो यहाँ पर एक स्टूडेंट की तरह नहीं आएगा, बल्कि वो यहाँ बच्चों के दिल बहलाने वाले आदमी के रूप में आएगा। और ये प्लान सुनकर केमानी भी खुश हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता केमानी बहुत मशहूर हो गया था, जिसके बाद बहुत से रिपोर्टर्स केमानी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं और अपने इंटरव्यू की वजह से केमानी दुनिया भर में मशहूर हो जाता है। और केमानी एक ऐसे आदमी के रूप में सामने आया जो इस उम्र में भी स्टडी करके दूसरों को मोटिवेट कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ एक मसला भी बढ़ता जा रहा था और वो ये कि बच्चों के पेरेंट्स को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था और इसी वजह से वो लोग जेन को नापसंद करने लगे। इसके बाद बहुत से पेरेंट्स इकट्ठे होकर जेन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि वो फेमस हो जाए। इस मौके पर एक दफा फिर कैप्रूटो स्कूल में आता है और वो जेन को अपना डिसीजन बदलने को कहता है और कैप्रूटो बार बार केमानी के ट्राइब के बारे में बात करता है, लेकिन जेन उसे कहती है कि अब वो ये भूल जाए कि पास्ट में क्या हुआ था। लेकिन कैप्रूटो मुसलसल उस पर गुस्सा कर रहा था, मगर जेन अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहती। और एक दिन जेन को एक कॉल आती है जिसमें उसे धमकी दी जाती है कि वो केमानी को पढ़ाकर अच्छा नहीं कर रही और उसे इसका नतीजा भुगतना होगा। लेकिन अगले दिन स्कूल में कुछ लोग आते हैं और ये सब लोग जेन के काम से बहुत खुश थे, मगर इसके बाद एक आदमी जेन को धमकी देता है और उसे कहता है कि उसे इंटरव्यूज के बदले में जो पैसे मिले हैं वो उसके हवाले कर दे। मगर जेन को तो कभी किसी ने इंटरव्यू के लिए पैसे दिए ही नहीं थे और जेन इन तमाम बातों से डर जाती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को घर आने के लिए कहती है और चार्ल्स यानी जेन का हस्बैंड ये सुनकर घर आ जाता
है। लेकिन घर आकर चार्ल्स को एक फोन आता है और फोन करने वाला उसके दिल में शक डाल देता है कि जेन उसकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे आदमी से मिलती है। इसके बाद हमें बच्चों के पेरेंट्स में से एक नजर आता है जो केमानी पर इल्जाम लगाता है कि उसने इंटरव्यू देने के लिए लोगों से पैसे लिए हैं और वो केमानी से भी पैसे मांगता है। और अगले दिन बहुत से लोग मिलकर स्कूल पर हमला कर देते हैं। लेकिन केमानी जो पहले गुलाम और बाद में आजादी की लड़ाई लड़ने वाला रहा था, वो इस बात से नहीं घबराता और वो उन लोगों पर हमला कर देता है और अपनी छड़ी से उन लोगों को मारते हुए भगा देता है। और अगले दिन जेन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी ट्रांसफर कर दी गई है और उसे जहाँ ट्रांसफर किया गया था वो जगह उसके घर से बहुत दूर है। ये देखकर चार्ल्स उसे रिजाइन करने के लिए कहता है, मगर जेन अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। और ये देखकर चार्ल्स का शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और जेन ये देखकर दुखी हो जाती है कि उसका हस्बैंड उस पर यकीन करने की बजाय लोगों की बातों पर यकीन कर रहा है। इसके बाद जेन ये खबर केमानी को देती है कि वो जल्द ही यहाँ से चली जाएगी। केमानी भी उसके साथ जाना चाहता है, मगर जेन उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब उसके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो। और इसके बाद जेन केमानी को स्कूल में फेयरवेल के लिए आने का कहती है। अगले दिन स्कूल में जेन के जाने की खबर से बच्चे बहुत उदास होते हैं, मगर आज केमानी स्कूल नहीं आया था और वो दूर से ही जेन को जाते हुए देखता है। इसके बाद कैप्रूटो ऐलान करता है कि इस स्कूल में एक नई प्रिंसिपल आएगी और ये खबर सुनकर बच्चे नाराज हो जाते हैं। मगर कुछ ही देर बाद स्कूल की नई प्रिंसिपल आती है और उस प्रिंसिपल को देखकर बच्चों के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, मगर बच्चे प्रिंसिपल को वेलकम नहीं कहते क्योंकि वो खुश नहीं थे और गुस्से में वो स्कूल का दरवाजा बंद कर देते हैं और वो उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। ये देखकर प्रिंसिपल अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। उधर केमानी एक गाड़ी वाले को अपनी पालतू बकरी दे देता है और इसके बाद वो उस गाड़ी वाले के साथ शहर जाता है ताकि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मिल सके। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पहुंचकर केमानी इंतजार करता है, मगर काफी इंतजार के बाद उसका सब्र जवाब दे जाता है और वो सीधा चेयरमैन के कमरे में चला जाता है। केमानी इतना फेमस हो चुका था कि सभी उसे देखते ही पहचान जाते हैं। वहां पहुंचकर केमानी ने गुस्से में उन्हें कीनिया का माजी याद दिलाया और वो ये भी बताता है कि आजादी से पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तस्वीर लटकी हुई थी। इसके बाद केमानी अपनी शर्ट उतारता है और वो उन्हें अपनी गुलामी के जख्मों के निशान दिखाता है जो उसे आजादी की लड़ाई में आए थे। और वो उन्हें कहता है कि वो और उस जैसे कई लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी ताकि कीनिया आजाद हो सके। इसके बाद वो उन पर गुस्सा करता है कि उन्होंने जेन का ट्रांसफर क्यों किया और वो उन्हें कहता है कि जेन को उसके पुराने स्कूल में भेज दिया जाए। और इसके बाद गुस्से में केमानी वहां से वापस चला जाता है और आखिरकार इस दफा भी केमानी की हक के लिए लड़ाई रंग लाती है। जेन स्कूल में वापस आ जाती है। केमानी और सारे बच्चे जेन को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद केमानी स्कूल में आता है। उसके हाथ में एक लेटर है क्योंकि अब केमानी पढ़ना लिखना सीख चुका था, मगर इसके बावजूद वो उस लेटर को ठीक तरह से नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि उसमें कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो केमानी के लिए अभी भी मुश्किल हैं। और आखिरकार वो जेन और एल्फ्रेड से उस लेटर को पढ़ने के लिए कहता है। एल्फ्रेड लेटर को पढ़ना शुरू करता है। ये लेटर सालों पहले केमानी को कीनिया के प्रेसिडेंट की तरफ से आया था और इसमें उन्होंने केमानी का शुक्रिया अदा किया था कि उसने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और अंग्रेजों के जुल्म को सहा है। इसके अलावा इस लेटर में उन जगहों के बारे में भी लिखा गया था जहां उसे कैद करके रखा गया था और यहाँ एल्फ्रेड और जेन को पता चलता है कि केमानी की जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। सालों तक कैद में रहना, जुल्म सहना, यहाँ तक कि अपने देश के लिए अपने फैमिली की कुर्बानी दे देना आसान नहीं है। इसलिए लेटर पढ़ते हुए जेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लेटर सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे केमानी अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। और फिल्म के एंड में पता चलता है कि 84 साल की उम्र में स्टडी करना केमानी को तमाम दुनिया में मशहूर कर गया और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में केमानी का नाम दर्ज किया गया। केमानी ने 2003 में पढ़ना शुरू किया और 2005 में पहली दफा केमानी एयरप्लेन में बैठा क्योंकि उसे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की तरफ से दावत मिली थी ताकि वो दुनिया को अपने तजर्बात के बारे में बता सके और नई नस्ल को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।